हेलो बच्चों, कैसे हो आप। उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक हो और आगे भी पढ़ाई लिखाई अच्छी चले, ठीक है ना। तो देखिए, आज का जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है वो हम क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ेंगे, ठीक है ना। जिसके अंतर्गत हम देखेंगे जो क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहा है कि ठोसों के द्रवों में विलेयता द्वारा विलयन बनाने की क्रियाविधि को समझाइए। ठीक है ना, कि कोई ठोस पदार्थ है हमारे पास में, सॉलिड हमने एस से बोल दिया, और कोई द्रव पदार्थ जो हमारा है उसको हमने बोल दिया बी। तो कह रहा है जब ये सॉलिड बी में किस प्रकार से मिलेगा, उसकी विलेयता क्या रहेगी, ठीक है ना, और ये विलयन बनाएगा सी, ठीक है ना। तो उसकी हमें क्या बतानी है, क्रियाविधि बतानी है, ठीक है ना। ये हमारा क्वेश्चन रहेगा और ये पेपर में 2 मार्क्स में आएगा, ठीक है ना। अगर इस बार आता है तो 2 मार्क्स में आएगा, नहीं 2 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है हमारे पेपर के लिए, ठीक है ना। तो देखिए, हमें ये क्वेश्चन अगर बाई चांस मिल जाता है पेपर में, ठीक है ना, आप सपोज कीजिए आपके लिए पेपर में मिल जाता है, तो इसमें 2 पॉइंट लिखने होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट, नॉर्मल डिसोल्यूशन, ठीक है ना, कि साधारण घुलन क्या होता है, उसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं कि जो ठोस पदार्थ हैं द्रवों में किस प्रकार से विलय हो रहे हैं, उसके द्वारा हम उसकी विलेयता या विलयन जो विलयन बन रहा है उसकी क्रियाविधि को हम समझा सकते हैं, ठीक है ना। सेकंड है कि डिसोल्यूशन बाय सॉल्युबिलिटी, ठीक है ना, कि विलेयता के द्वारा घुलन, ठीक है ना। एक तो साधारण घुलन हो गया, ठीक है ना, या हम बोल सकते हैं साधारण घुलनशीलता हो गई किसी पदार्थ की, किसी ठोस पदार्थ की द्रव में, ठीक है ना। या हम कह सकते हैं कि विलेयता के द्वारा हम किस प्रकार से घुलन कर सकते हैं ठोस पदार्थ को, ठीक है ना। कहने के लिए दोनों कॉन्सेप्ट एक ही है, लेकिन जब हम इनके बारे में पढ़ेंगे तो दोनों में डिफरेंस हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर रहने वाला है वो नॉर्मल डिसोल्यूशन पे रहने वाला है, ठीक है ना, कि जो साधारण घुलन है उसके ऊपर, ठीक है। इसके नेक्स्ट लेक्चर में जो हमारा पार्ट बी रहेगा, अभी हमारा पार्ट ए है, पार्ट बी रहेगा, उसमें हम पढ़ेंगे डिसोल्यूशन बाय सॉल्युबिलिटी, ठीक है ना। तो देखिए क्या है हमारा एक टॉपिक, कह रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5, ठोसों के द्रवों में विलयन बनाने की क्रियाविधि को संक्षिप्त में समझाओ। ठीक, तो किस प्रकार से लिखना है वो देखिए। कह रहा है किसी निश्चित ताप पर द्रव की एक निश्चित मात्रा में, ठीक है ना, कोई कह रहा है कि हमने कोई पात्र लिया, ठीक है ना, कोई बीकर ले लिया, इसमें हमने विलयन लिया या हमने द्रव ले लिया। कह रहा है जो टेम्परेचर एक निश्चित रखा हमने, ठीक है ना, और एक द्रव लिया, उसकी कह रही एक निश्चित मात्रा ली, मान लीजिए हमने इसमें 10 ml लिया कोई द्रव, ठीक ना। फिर कह रहा है किसी ठोस की एक निश्चित मात्रा को ही घोला जा सकता है, ठीक है ना। अब कह रहा है कि कोई हमारे पास ठोस पदार्थ है, मान लीजिए वो 50 ग्राम है, ठीक है ना। तो कह रहा है इस 10 ml में एक निश्चित मात्रा, ठीक है ना, उसकी कितनी हुई, 5 भी हो सकती है, 5 ग्राम भी हो सकती है, या फिर 8 ग्राम भी हो सकती है, या फिर 10 ग्राम भी हो सकती है, ठीक है ना। या फिर मान लीजिए कि वो 50 ग्राम है, ठीक है ना। तो कह रहे हैं एक निश्चित मात्रा को ही इस 10 ml में घोला जा सकता है, ठीक है ना। जैसे जल का चीनी के साथ घोल, ठीक है ना। जो जल है, मान लीजिए अगर ये जल है तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, चीनी को घोल सकते हैं, और चीनी की एक निश्चित मात्रा को ही घोल सकते हैं। उससे ज्यादा अगर हम चीनी को इसमें घोलते तो वो घुलना बंद हो जाएगी, ठीक है ना। तो कह रहा है एक निश्चित मात्रा को ही घोला जा सकता है इस जल के अंतर्गत। वैसे ही कहने का मतलब हुआ कि द्रव की एक निश्चित मात्रा में ही एक ठोस पदार्थ को घोला जा सकता है, ठीक। तो कहने का मतलब इसका इतना सा है, ठीक। फिर आगे देखिए, कह रहा है कि वह विलयन जिसमें किसी निश्चित ताप पर, ठीक है ना, जो ताप हमारा टी है, कह रहा है ताप पर द्रव की एक निश्चित मात्रा से अधिक विलेय पदार्थ की मात्रा को घोलना संभव नहीं होता है, ठीक है ना। कह रहा है कि मान लीजिए हमारा जो बीकर था, इसमें हमने क्या लिया था, 10 ml द्रव लिया था, ठीक है ना, 10 ml द्रव लिया था। अब कह रहा है इसमें हमने 20 ग्राम जो है शुगर इसमें घोल दी, कोई भी ठोस पदार्थ इसमें घोल दिया, ठीक। लेकिन जैसे ही हमने इसमें 1 ग्राम ऐड किया तो वो क्या रहा है, इसमें नहीं घुल पा रहा है, ठीक। तो उस चीज के लिए कह रहा है कि जब हम उसकी अधिक मात्रा को घोलते हैं तो वो संभव नहीं होती है घुलना, ठीक है। तब ऐसे विलयन संतृप्त विलयन कहलाते हैं, ठीक है ना। जैसे इसमें 1 ग्राम हम ऐड कर रहे हैं इसके अंतर्गत, और पहले से हमारा 20 ग्राम ऐड हो चुका है, इसके अंदर घुल चुका है इस 10 ml में, ठीक है ना। जैसे हमने 1 ग्राम को ऐड किया तो इसमें नहीं घुला, तब जो यहाँ पे जो विलयन हमें प्राप्त होगा वो कैसे रहेगा, संतृप्त विलयन रहेगा, इसको हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है ना। फिर कह रहा है ये, क्या कह रहा है देखिए, कह रहा है यहाँ पे कि घुलन की प्रवृत्ति, ठीक है, जो घुल रहा है वो किस प्रकार से घुल रहा है उसके बारे में देखिए, ठीक है ना। कह रहा है जब किसी ठोस को द्रव में मिलाया जाता है, ठीक है ना, मान लीजिए कि जो हमारे पास सॉलिड के जो क्रिस्टल थे कुछ इस प्रकार से, ठीक है ना, इसको हमने द्रव में मिलाया, इस बीकर के अंदर हमारा द्रव है उसमें मिलाया, ठीक है ना। तब कह रहा है तब द्रव के कणों का आणविक दोलन विलय अणुओं को विलय प्रवस्था में प्रवेश के लिए बाध्य करता है,
ठीक है ना। कहने का मतलब वो जैसे ही इसके अंदर जाएगा, ठीक है ना, तो जो ब्लैक के अणु होंगे, ठीक है ना, इस ब्लैक अणुओं को विलेन बनाने के लिए बाध्य करेंगे, ठीक है ना, बाध्य करेंगे कि ये विलेन बनाए, ठीक है ना। फिर कह रहा है इस प्रवृत्ति को घुलन की प्रवृत्ति कहा जाता है, ठीक है ना। इस प्रवृत्ति जो होती है इसको हम क्या बोल देते हैं, घुलन की प्रवृत्ति बोल देते हैं। ठीक, समझ में आया कि क्या है इसका मतलब, कि जैसे हमने कोई सॉलिड लिया, ठीक है ना, इसको किसी बीकर के साथ में घोला, ठीक है ना, तो इस ब्लैक के कण जो होंगे मॉलिक्यूल, इस ब्लैक के कणों के साथ में दोलन करेंगे आपस में, ठीक है ना, ये आपस में एक दूसरे को बाध्य करेंगे कि ये क्या बनाए, एक विलेन को बनाए, ठीक है ना। और इस प्रवृत्ति को हम क्या बोल देते हैं, घुलन की प्रवृत्ति बोल देते हैं, जो किसके अंतर्गत आ रही है, क्रियाविधि चल रही है किसकी, कि ठोसों को हम द्रवों में कैसे घोलें, ठीक है ना। फिर आगे देखिए कह रहा है यहाँ पे अपक्षेपण, ठीक है ना, प्रेसिपिटेशन। क्या होता है प्रेसिपिटेशन, देखिए कह रहा है जैसे जैसे विलेन में विलेय पदार्थ का सांद्रण बढ़ता है, सांद्रण का मतलब क्या हुआ कि विलेय की मात्रा ज्यादा हुई, ठीक है ना, ब्लैक की मात्रा कम हो रही है। सबसे पहले क्या है, यहाँ पे क्या है, ब्लैक ले लिया हमने, इसमें मान लीजिए इस बार 20 ml हमने क्या ले लिया, द्रव ले लिया, ठीक है ना। और इसमें सबसे पहले हमने 10 ग्राम शुगर ली, या कुछ भी हमने सॉलिड पदार्थ लिया, उसकी मात्रा को हम क्या करें, इंक्रीज कर रहे हैं, इसके अंतर्गत बढ़ा रहे हैं। तो जो सांद्रता है किसकी, विलेय की, विलेय पदार्थ की सांद्रता वो क्या रही है, बढ़ रही है, ठीक है ना। और एक समय पे पहले समय में क्या थी कि जो ब्लैक की सांद्रता थी वो क्या थी, ज्यादा थी, ब्लैक की कम थी। लेकिन जैसे ये 10 के क्रॉस से ऊपर होना चालू होती है तो इसकी सांद्रता बढ़ती है, और इसकी अपेक्षा क्या होने लगेगी, वो बढ़ेगी, और ये क्या होने लगेगा, इसकी अपेक्षा कम होने लगेगा। मतलब क्या हुआ कि ये 11, 12, 13, 14, 15, 16 ऐसे बढ़ेगी इसकी सांद्रता ब्लैक की। और 20 क्या, ये कांस्टेंट है, तो ये 20 की अपेक्षा क्या है, ये बढ़ रहा है, और इसकी अपेक्षा ये क्या रहेगा, फिर कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे हम विलेय पदार्थ की मात्रा को बढ़ाते हैं, ठीक है ना, कह रहा है जैसे जैसे विलेन में विलेय पदार्थ की मात्रा का बढ़ाते हैं तो उसका सांद्रण क्या होता है, बढ़ता है। ठीक, विलेन पुनः ठोस प्रावस्था में लौटना प्रारंभ कर देता है, ठीक है ना। अब कैसे कह रहा है ये, कि जैसे ही हमने मान लीजिए इस पात्र के अंदर विलेन है द्रवावस्था में, इसमें जैसे हम सॉलिड को घोलते रहेंगे तो वो कैसे हो जाएगा, विलेन था, फिर वो जेल में बदलता रहेगा, हल्का 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 गाढ़ा होता रहेगा, काफी ज्यादा गाढ़ा हो जाएगा, तो वो हमें किस ओर जाता हुआ दिख रहा है, एक सॉलिड की ओर जाता हुआ दिख रहा है, ठीक है ना। तो वो क्या होगा, जो विलेन जो था द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में लौटता हुआ प्राप्त होने लगता है हमें उस तरफ, ठीक है ना। फिर कह रहा है इस घटनाक्रम को अपक्षेपण कहा जाता है, ठीक है ना। और ये जो घटनाक्रम है इसी को हम क्या बोल देते हैं, प्रेसिपिटेशन बोल देते हैं, ठीक है ना, प्रेसिपिटेशन मेथड बोल सकते हैं हम, या इसको विधि बोल सकते हैं, ठीक है ना। फिर कह रहा है आगे, कह रहा है तथा विलेयता के समय एक समय पर घुलन प्रवृत्ति व अपक्षेपण प्रवृत्ति का मान बराबर होता है, ठीक है ना। कह रहा है जो एक समय ऐसा आता है, ठीक है ना, मान लीजिए स्पीकर के अंदर हम कोई सॉलिड पदार्थ घोल रहे हैं एस, ठीक है ना, इसके अंतर्गत, तो एक समय ऐसा आएगा कि परिक्षेपण विधि, जो परिक्षेपण की प्रवृत्ति है, ठीक है ना, और घुलन की प्रवृत्ति है, वो दोनों क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी, ठीक है ना। ये जितनी मात्रा में घुला हुआ होगा उतनी मात्रा में यहाँ पे क्या होगा, अपक्षेपण भी हुआ होगा, ठीक है ना। तो दोनों की मात्राएं बराबर ही कैसे रहेंगी, कह रहा है कि हम रेट ऑफ डिसोल्यूशन, जितनी रेट इसकी घुलने की होगी उतनी क्या होगी, रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन, मतलब उतना ही प्रेसिपिटेस बन रहा होगा, ठीक है ना, इसके अंतर्गत, ठीक है ना। फिर आगे देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है एक एक साम्य स्थापित हो जाता है, ठीक है ना। फिर कह रहा है दोनों में जो क्या होता है, एक एक साम्य स्थापित हो जाता है, अतः पुनः विलेय का सांद्रण बढ़ाने पर विलेयता कम होने लगती है, ठीक है ना। फिर कह रहा है जो विलेय पदार्थ है उसका सांद्रण हम जैसे ही बढ़ाते हैं, ठीक है ना, या उसकी सांद्रता को हम जैसे ही बढ़ाते हैं तो विलेयता कम होने लगती है। कैसे कम होने लगती है वो देखिए, कह रहा है कि जैसे ही हमने इस बीकर के अंतर्गत, ठीक है ना, 10 ml हमने क्या लिया था, वाटर लिया था, कोई भी अपने ब्लैक ले लिया, उसमें क्या था, हमने यहाँ पे 20 लिया था, तो चलिए 20 कर लेते हैं, और 10 ग्राम हमने यहाँ पे कोई ठोस पदार्थ लिया था, इसके अंतर्गत हम क्या कर रहे थे, घोल रहे थे इसको, ठीक है ना। हमने 21 करा इसको, ठीक, तो क्या होगा इसमें जो घुलने की प्रवृत्ति होगी, यहाँ तो देखिए जैसे हम इसको इसमें घोलेंगे घोलता रहेगा, मतलब ये 90 तक अच्छे से घुलेगा इसके अंतर्गत, ठीक है। जैसे ही 20 होगा तो कम घुलना चालू होगा, 21 होगा और कम, 23 होगा और कम, ऐसे ही 29 होगा ग्राम, तो और भी कम इसमें क्या होगा, घुलना कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब यही है कि जैसे जैसे हम विलेयता की सांद्रता को बढ़ाते हैं, ठीक है ना, यह हम कह सकते हैं कि जैसे ही विलेय का सांद्रण बढ़ाने पर विलेयता कम होने लगती है। इसका मतलब यही है कि जैसे जैसे हम विलेयता का मान बढ़ाएंगे
वैसे वैसी क्या होगा, विलायक में विलेयता का मान कम होने लगेगा। ठीक है ना। फिर देखिए कह रहा है यहाँ पे घुलन की क्रियाविधि, मैकेनिज्म ऑफ डिसोल्यूशन। ठीक है ना, ये मैकेनिज्म क्या है, घोलने की। ठीक, तो यहाँ पे कह रहा है, ये हमारा पार्ट बी है। ठीक है ना, सेकंड पार्ट यहाँ पे कह रहा है जो क्रियाविधि पढ़ रहे हैं हम उसके लिए। ठीक, ये सारा हमारा नॉर्मल जो है, ठीक है ना, उसके अंतर्गत चल रहा है, नॉर्मल सॉल्यूशन के अंतर्गत। ठीक है ना, डिसोल्यूशन के। ठीक है ना, अब देखिए कह रहा है यहाँ पे विलायक संकरण द्वारा घुलन। ठीक है ना, डिसोल्यूशन ड्यू टू सॉल्वेंट। ठीक है ना, कि सॉल्यूशन क्या होता है वो देखिए। कह रहा है यहाँ पे परिभाषा किसकी, ब्लैक संकरण की। ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर में परिभाषा पूछ ली जाती है कि ब्लैक संकरण क्या है। ठीक है ना, हमें ये पता होना चाहिए, तो आप अच्छे से समझिए इस चीज के लिए। ठीक है ना, कह रहा है ब्लैक तथा विलेय के कणों के मध्य, ठीक है ना, आकर्षण बलों के उत्पन्न होने की प्रक्रिया का ब्लैक संकरण कहा जाता है। ठीक है ना, कह रहा है कि ब्लैक हमारे पास में बीकर के अंदर कोई हमने पात्र ले लिया, ठीक है ना, द्रव ले लिया हमने, और विलेय पदार्थ क्या है, सॉलिड। ये जैसे ही इसके अंतर्गत मिलेगा, ठीक है, तो मान लीजिए कोई एस का ए पार्टिकल है, ठीक है ना, और ये ब्लैक का कोई बी पार्टिकल है। ठीक है ना, तो इन दोनों के मध्य में, इस दोनों के बीच में जो यहाँ पे उत्पन्न क्या होगा, बल होगा। ठीक है ना, उत्पन्न आकर्षण बल होगा, मतलब ये ए बी को अपनी ओर आकर्षित कर रहा होगा। ठीक है ना, और जो बी है वो ए को अपनी ओर आकर्षित कर रहा होगा, जिस कारण से इन दोनों के बीच में एक आकर्षण बल उत्पन्न हो जाता है। इस आकर्षण बल के कारण ही क्या है, जो प्रक्रिया बनने उसको हम क्या बोल देते हैं, ब्लैक संकरण कहते हैं। ठीक है ना, कि मतलब एक दूसरे अणुओं को अपनी ओर आकर्षित करना किसी बल के कारण, वही प्रक्रिया क्या कहलाती है, ब्लैक संकरण कहलाती है। ठीक है ना, ये हम इसको बोल सकते हैं वांडरवाल फोर्स भी बोल सकते हैं इसके लिए। क्यों, क्योंकि दोनों को आपस में एक तरफ, दोनों जो एटम हैं, मॉलिक्यूल हैं, दोनों को एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है ना, जिस कारण से हम इसको कोवलेंट बॉन्ड का अट्रैक्शन भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, कोवलेंट बॉन्ड भी ऐसे ही जनरेट होते हैं, लेकिन वो किसके द्वारा होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा होते हैं। ठीक है ना, लेकिन ये आयनिक बॉन्ड बोल सकते हैं हम इसको, आयनिक अट्रैक्शन। ठीक, अगर ये आयनिक फॉर्म में है तब। ठीक, बाकी हमारे लिए केवल समझना है कि इन दोनों के बीच में क्या है, अट्रैक्शन है। ठीक, फिर देखिए कह रहा है अब यहाँ पे जल अधिक पोलर होने के कारण, ठीक है ना, कह रहा है यदि जो हमने बीकर लिया है यहाँ पे, ठीक है ना, इस बीकर लिया है, इसके अंतर्गत यदि जो जल है, वाटर है हमारा, ठीक है ना, वो कैसा है, पोलर है। ठीक है ना, पोलर नेचर का है, बहुत ही ज्यादा ध्रुवीय है। ठीक है ना, तब यह आयनिक सॉलिड के लिए बेटर सॉल्वेंट का कार्य करता है। ठीक है ना, तो ये क्या होगा, जो आयनिक सॉलिड होगा यहाँ पे, जो सॉलिड है इसमें जाएगा, ठीक है ना, आयनिक सॉलिड हुआ तो इसके लिए बहुत ही अच्छा कार्य करेगा। मतलब ये जो सॉलिड पदार्थ है इसमें अच्छे से घुल जाएगा। ठीक है ना, यदि ये नॉन पोलर हुआ तब, यदि ये नॉन पोलर है, पोलर मतलब नहीं है, अध्रुवीय हुआ तब क्या हुआ, जो एस होगा, सॉलिड होगा, वो इसके अंतर्गत जाके क्या आएगा, विलयन जो है वो नहीं बना पाएगा। अगर बनाता भी है तो कुछ 0%, 1%, 0.1% की मात्रा में बनाएगा। और यदि ये पोलर होता है, ठीक है ना, तो कितना बनाएगा, 99.9% तक का ये विलयन इसके साथ में बनाएगा। ठीक है ना, 1% का इसमें रह सकता है, लेकिन इतनी मात्रा का ये क्या कर सकता है, विलयन बनाएगा पोलर में जाके। ठीक है ना, फिर देखिए कह रहा है यहाँ पे इस प्रकार जल का ब्लैक संकरण को जलयोजन, जिसे हम हाइड्रेशन कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार जो जो हमने ब्लैक लिया उसको हम क्या बोल देते हैं, जलयोजन बोल देते हैं। ठीक है ना, जो ब्लैक है उसको हम क्या बोल देते हैं, जलयोजन बोल देते हैं। ठीक है ना, फिर कह रहा है जब किसी आयनिक ठोस को पोलर ब्लैक में घोला जाता है, ठीक है ना, तब विलयन में ब्लैक तथा ब्लैक के अणु अपने आप को इस प्रकार से संयोजित या स्वयं को इस प्रकार से संयोजित होते हैं। या मतलब क्या रहेंगे, मतलब यह कि यदि जो हमारे पास में सॉलिड है एस, ठीक है ना, वो किसी के पोलर में जाके जुड़ रहा है, ठीक है ना, पोलर क्या है हमारे पास में, ब्लैक है, इसमें जा रहा है, तो इसके जो आयन है वो अपने आप को इस प्रकार से संयोजित करते हैं कि एक पॉजिटिव के साथ में चारों तरफ से नेगेटिव आयन होंगे अटैच्ड, ठीक है ना, और एक नेगेटिव के साथ में चारों तरफ से पॉजिटिव आयन अटैच्ड रहेंगे। ठीक है ना, इस प्रकार से, तो इस प्रकार से क्या है, विलयन में जाकर अपने आप को संतुलन कर लेते हैं, संयोजित करते हैं। ठीक है ना, कहने का मतलब यह है, वो किस प्रकार से कर रहे हैं देखिए। कह रहा है यहाँ पे धनावेश अणु ऋणावेश के सम्मुख जुड़ा रहता है। ठीक है ना, कह रहा है जैसे यहाँ पे देखिए धनावेश ऋणावेश के साथ में जुड़ा हुआ है, ठीक इसी प्रकार से ऋणावेश अणु
के साथ धनावेशित अणु जुड़ा रहता है और धनावेश अणु के साथ में ऋणावेश अणु जुड़ा रहता है। ठीक है, देन ऋणावेश के साथ में धनावेश और धनावेश के साथ में ऋणावेश और ऋणावेश के साथ में धनावेश, मतलब पॉजिटिव आयन के साथ में नेगेटिव आयन, ठीक है ना, और नेगेटिव आयन के साथ में पॉजिटिव आयन, देन पॉजिटिव आयन के साथ में नेगेटिव आयन अटैच्ड रहते हैं। ठीक है ना, ज्वाइंट रहते हैं, कंबाइंड रहते हैं। जिसको हम और अच्छे से देखें तो यहाँ पे एक हमारा नेगेटिव आयन है, ठीक है ना, और इसके पास में देखिए सारे के सारे क्या है, पॉजिटिव आयन्स हैं। ठीक है ना, देन यहाँ पे हमने क्या लिया, एक पॉजिटिव आयन लिया और आप देखिए इसके साथ में सारे के सारे जो भी है नेगेटिव आयन क्या अटैच्ड है इसके सारे चारों ओर से। ठीक है ना, इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि आयनिक जो ब्लैक होता है हमारे पास, पोलर ब्लैक होता है, उसमें किसी भी आयनिक ठोस को मिलाने पर वो आयन अपने आप को खुद ब खुद संयोजित कर लेते हैं एक साम्य अवस्था में। ठीक है ना, अब देखिए कह रहा है यहाँ पे जैसे डेल H प्लस O डेल नेगेटिव और यहाँ पे H डेल प्लस, मतलब क्या ये H2O का लिए है, वाटर है, और वाटर को हमने जैसे सोडियम क्लोराइड के साथ में लिया उसकी आयनिक फॉर्म में, तो देखिए Na डेल प्लस Cl डेल नेगेटिव, ये आयन कुछ इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। ठीक है ना, आयनिक फॉर्म में। ठीक, फिर कह रहा है इस प्रकार ब्लैक अणुओं तथा ब्ले अणुओं के मध्य, ठीक ना, कोई ब्लैक हमारे पास में रहा और ब्ले अणु रहा। ठीक है, मान लीजिए ब्लैक हमारे पास में क्या है, जल है, और ब्ले अणु हमारे पास में क्या है, ये NaCl है। ठीक है ना, तो इनके मध्य क्या होगा, आकर्षण बल उत्पन्न हो जाता है। ठीक है ना, इनके मध्य में क्या हो जाएगा, आकर्षण बल उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है ना, जिससे अन्योन्य क्रियाओं के द्वारा ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है ना, और ये जो बल उत्पन्न हो रहा है, ठीक है ना, जो जैसे कि Na प्लस यहाँ पे देखिए आप कि जैसे इन दोनों के बीच में यहाँ पे जो डेड डैश लगा हुआ है, इन दोनों के बीच में क्या एक अट्रैक्शन फोर्स जनरेट हुआ है। अब ये अन्योन्य क्रिया करेंगे किसके साथ में, इसके साथ में, तो क्या होगी, ये ऊर्जा की उत्पन्न होगी। ठीक है ना, इस प्रकार जो ब्लैक संकरण ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको हम क्या बोल देते हैं, सॉल्वेशन एनर्जी कहते हैं। ठीक है ना, कि जो अट्रैक्शन के कारण ऊर्जा उत्पन्न होती है अन्योन्य क्रियाओं के द्वारा, ठीक है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्वेशन एनर्जी। कैसी एनर्जी, सॉल्वेशन एनर्जी। ठीक है ना, सॉल्वेशन एनर्जी बोलते हैं। ठीक, सॉल्वेशन एनर्जी क्या होती है, ये भी डेफिनेशन में पूछ लिया जाएगा आपसे पेपर में अगर पूछा आता है तो। ठीक है ना, कि सॉल्वेशन एनर्जी की परिभाषा दीजिए, या कह सकता है किसे कहते हैं सॉल्वेशन एनर्जी। ठीक है ना, तो आपके लिए पता होनी चाहिए सॉल्वेशन एनर्जी किसे कहते हैं या ब्लैक संकरण ऊर्जा किसे कहते हैं। ठीक है ना, देखिए फिर कह रहा है यदि ब्लैक जल है तब जलयोजन ऊर्जा, जब जो जलयोजन ऊर्जा होगी उसको हम क्या बोलेंगे, हाइड्रेशन एनर्जी बोलेंगे। ठीक है ना, फिर देखिए कह रहा है यदि ब्लैकन संकृत ऊर्जा का मान ठोस पदार्थ की जालक ऊर्जा से अधिक है। ठीक है ना, जो ब्लैकन संकृत ऊर्जा का मान है, मतलब क्या हुआ, ब्लैकन संकृत का मतलब क्या हुआ कि ये जो ऊर्जा है, ठीक है ना, ऊर्जा है, ब्लैक संकरण ऊर्जा, सॉल्वेशन एनर्जी है जो, उसका मान यदि क्रिस्टल के जालक, जो क्रिस्टल जालक है उसकी ऊर्जा से अधिक है, तभी जो ठोस पदार्थ है विलयन में क्या होंगे, घुल जाएंगे। ठीक है ना, विलयन बनाने की व्यवस्था में जाता है। ठीक है ना, जो ठोस पदार्थ है एस, यदि इसकी चालक ऊर्जा का मान कम है किसकी, ब्लैक की, ब्लैक की कौन सी एनर्जी से, ब्लैकन संकरण ऊर्जा से। ठीक है ना, मतलब इसका मान क्या है, ज्यादा है ब्लैक संकरण ऊर्जा का मान। ठीक है ना, और जो ठोस पदार्थ की चालक ऊर्जा उसका मान कम है, तभी ये ठोस पदार्थ क्या होगा, इसमें जाके घुलेगा और एक नया विलयन बनाएगा। ठीक है ना, जिसको हम क्या बोलेंगे, सॉलिड द्रव, सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक है ना, ये सॉलिड द्रव विलयन। ठीक है ना, जिसका यहाँ पे निर्माण करेगा। यदि इसका मान ज्यादा होता है ब्लैक संकरण ऊर्जा से, ठीक है ना, इसका मान कम रह जाता है, तो ये एच इसके साथ में नहीं घुलेगा और यहाँ पे विलयन की प्राप्ति नहीं होगी। ठीक है ना, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे करके इसको समझ लीजिएगा। ठीक है ना, अगर आप वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कर लीजिए अभी, और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है ना, फिर देखिए आगे क्या है, कह रहा है तब ही तब तब ठोस पदार्थ विलयन बनाने की व्यवस्था में जाता है और इस प्रकार से ठोस द्रव का विलयन प्राप्त होता है। ठीक है ना, और इस प्रकार से क्या हो जाता है, हमें ठोस द्रव का विलयन प्राप्त हो जाता है। ठीक ना, एक तो ये कॉन्सेप्ट था कि जैसे हम ठोस को किसी ब्लैक के साथ में घोर रहे हैं और हमारे लिए क्या प्राप्त हो जाए, एक सॉल्यूशन प्राप्त हो जाए, कैसे होगा, ठोस द्रव विलयन का सॉल्यूशन होगा। ठीक है ना, ये तो थी हमारी क्या, ब्लैक संकरण द्वारा घुलन की प्रक्रिया। ठीक है ना, कि ब्लैक संकरण द्वारा हम कैसे किसी ठोस पदार्थ को द्रव में घोल सकते हैं। ठीक, अब सेकंड टाइप आ जाता है हमारे पास में,
उसकी क्रियाविधि में विलायक संकरण जो है हमारे पास में साधारण कह रहा है हाइड्रोजन बंधता द्वारा घुलन, कह रहा है डिसोल्यूशन ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा किस प्रकार से घुलन होता है ठोस का द्रव्य में, ठीक है ना। तो कह रहा है यहाँ पे अनेक अध्रुवीय पदार्थ, ठीक है ना, जो कह रहा है अनोक नॉन पोलर, ठीक है ना, कहने का मतलब हुआ कि उस विलायक के पास में ना तो पॉजिटिव आयन हो और ना ही नेगेटिव आयन हो, ठीक है ना। तो ऐसे पदार्थों के लिए ये बात कर रहा है, ठीक है ना। तो देखिए कह रहा है यहाँ पे, कह रहा है अनेक अध्रुवीय पदार्थ नॉन पोलर मैटर जैसे चीनी, ग्लूकोज, यूरिया आदि सभी पदार्थ जल में पूर्णतः घुलित हैं, ठीक है ना। कैसे ये नॉन पोलर मटेरियल्स हैं, पदार्थ हैं, ठीक है ना, जल में क्या पूर्णतः घुलनशील हैं, तो पूर्णतः मतलब क्या होते हैं, घुल जाते हैं। इस प्रकार के विलेयता अणुओं को या विलेयता के जो अणु हैं उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण संभव होती है। कह रहा है जो इस प्रकार से मान लीजिए कि हमने यहाँ पे शुगर ले लिया, ठीक है ना, शुगर लिया हमने, क्या मिला, और ये हमारे पास में क्या द्रव, ठीक है ना, और कैसा ये नॉन पोलर है, ठीक है ना, नॉन पोलर है। तब क्या होगा, ये क्या है बिना आयन को डिस्ट्रीब्यूट करे, ठीक है ना, इसके साथ में क्या हो जाएगा, पूर्णतः विलय हो जाएगा, पूर्णतः घुल जाएगा। और किसके द्वारा घुलेगा, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा, है ना, इसके द्वारा क्या होगा, ये घुलेगा किसके अंतर्गत, विलायक में जाके, ठीक है ना। अब देखिए किस प्रकार से घुल रहा होगा वो, देखिए कह रहा है जैसे कि जब ग्लूकोज को C6H12O6 या सुक्रोज C12H22O11 को जल के अणु XH2O X.H2O, ठीक है ना, के साथ रखा जाता है या घोला जाता है, तब हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलती है, ठीक है ना। इस प्रकार से तब हमको क्या मिलती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने के लिए मिलती है। तो यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड लिया है कार्बन के साथ में तीनों तरफ से, और यहाँ पे भी क्या है बॉन्ड लिखा हुआ है, जो चारों बॉन्ड है ये सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है, जो क्या है एक ऑक्सीजन के साथ में अटैच्ड है, और ऑक्सीजन पे क्या है पार्शियली निगेटिव चार्ज है, ठीक है ना, डेल निगेटिव है, और उसके ऊपर साइड में यहाँ पे क्या है हाइड्रोजन पे क्या है एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक। तब क्या होगा, जो H2O, ठीक है ना, H2O, ठीक है, तो O पे देखिए निगेटिव चार्ज होता है, हमें पता है, ठीक है ना, O पे निगेटिव, और H पे कैसे होता है डेल पॉजिटिव, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए डेल पॉजिटिव, ये भी डेल पॉजिटिव, ठीक है ना। तो यहाँ पे मान लीजिए ये क्या है, फ्रेगमेंटेशन ऑफ शुगर, ये क्या है शुगर है, ठीक है ना, शुगर का फ्रेगमेंटेशन किया है हमने, ठीक। तो उसका एक मॉलिक्यूल लिया है शुगर का, ठीक है ना, चीनी का एक मॉलिक्यूल लिया है यहाँ पे, जिसकी हमने रिएक्शन कराई किसके साथ में, यहाँ हमने उसको घोला किसके साथ में, जल के साथ में। तो हमें यहाँ पे देखिए इस जगह पे जो डैश डैश दिख रहा है आपको यहाँ पे, ठीक है ना, ये क्या है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए दिखा रहा है, ठीक है ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए दिखा रहा है यहाँ पे। तो इस प्रकार से हम इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए देखते हैं, ठीक है ना, जो कि क्या है बिना किसी आयनिक फॉर्म के जो बॉन्ड होते हैं आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। फिर कह रहा है इस प्रकार से अणुओं के मध्य आकर्षण से विलेयता सरल हो जाती है, ठीक है ना, और इस प्रकार से जो अणुओं के मध्य में आकर्षण बल उत्पन्न होता है उससे जो विलेयता होती है वो कैसे हो जाती है, और भी सरल हो जाती है, ठीक है ना। तो ये था हमारा छोटा सा टॉपिक, ठीक, कि साधारण जो हम नॉर्मल तरीके से हम किस प्रकार से ठोस पदार्थ को द्रव में घोल सकते हैं, ठीक है ना। अगर आपके लिए वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए, ठीक है ना, और अपने फ्रेंडों के साथ में जरूर शेयर करें, वीडियो को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना। मिलते हैं अगले लेक्चर में, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, ठीक है ना। और अपने फ्रेंडों के साथ में जरूर से जरूर इस वीडियो को शेयर करें, टॉपिक को डिस्कस करें, ठीक है ना। चलिए।